देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। ग्रीस के संकट दूर होने के आसार से भारतीय बाजार में जबरदस्त मजबूती और लगातार तीसरे दिन आज तेजी की हैट्रिक बनने के पूरे आसार। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या 8,500 के बड़े अहम स्तर को हम पार कर पाएंगे या फिर अब मुनाफा वसूली का वक्त आ गया। ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति बाजार पर, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने देखा अच्छी खासी रौनक बनती हुई दिखाई दी है, क्योंकि ऐसी उम्मीद जगी है कि शायद ग्रीस का संकट सुलझेगा। क्या वो वाकई में जल्द होता दिखाई देगा, वो अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा यूएस मार्केट की ट्रेड का, एशिया बाजारों में क्या चाल है और भारतीय बाजार कैसे खुलेंगे, इसका एक चेक लेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट का क्यू क्या है, आशीष वर्मा से जानते हैं। आशीष, इक्विटी मार्केट से पॉजिटिव संकेत है। अमेरिकन मार्केट्स में हमने कल देखा था आधे से 3/4% के आसपास की बढ़त थी। दो वजह थी। एक तो ध्यान रखें, जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं अमेरिका में वो बड़े पॉजिटिव है। मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा आया कल 6.5 साल के हाईस पे वो आंकड़ा, तो थोड़ा सा भरोसा जाग रहा है कि जब ग्लोबल दिक्कतें हैं तो अमेरिकन इकोनॉमी अभी भी पटरी पर ही नजर आ रही है। तो उस बात से भरोसा जागा, उस बात से थोड़ा सा उत्साह देखने को मिला। और वैसे भी डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे कि अमेरिकन मार्केट्स कल मजबूती के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि ग्रीस को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही थी, अटकलें आ रही थी, वो बड़े पॉजिटिव थी कि शायद ग्रीस की डील सुलझती हुई नजर आएगी, और इसलिए अमेरिका पॉजिटिव था। इनफैक्ट क्विकली यूरोप की तरफ मूव करिए और वहां पर भी आप देखेंगे 1.5 से 2.5% के आसपास की बढ़त थी, क्योंकि सब ये मान के चल रहे हैं कि अब वो शायद ग्रीस और तमाम क्रेडिटर्स के बीच में दिक्कतें वो खत्म हो जाएंगी, शायद वो रेफरेंडम की जरूरत ना पड़े। और उस एंटिसिपेशन में हमने देखा यूरोपियन मार्केट्स में भी मजबूती थी। आपकी स्क्रीन पे वो आ नहीं पा रहा है, लेकिन 1.5 से 2.5% के आसपास का वहां पे उछाल देखने को मिला था। ग्रीस को लेकर क्या चल रहा है, ध्यान रखें, कल खबरें आना शुरू हुई कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब ने मंगलवार को डेडलाइन से पहले फिर से क्रेडिटर्स को एक लेटर लिखा था, जहां पे उन्होंने काफी सारे उनके जो प्रपोजल्स हैं क्रेडिटर्स के, उन्हें मानने की बात करी थी। लेकिन उसकी डिटेल जब आई है सामने, तो उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स पे उन्होंने वो नरम पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे 30% वैट जो दिया जाता है डिस्काउंट ग्रीक के जो तमाम आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड इलाकों को, वो उस पर बिल्कुल भी बच नहीं कर रहे, उस पर बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ रहे हैं। तो सिर्फ रिफॉर्म्स के फ्रंट पे वो प्रपोजल्स एक्सेप्टेबल नहीं थे। बाजार, लेकिन क्योंकि वो नया लेटर आया था, बाजार को लगा कि शायद वो डील क्लॉग हो रही है, ग्रीस नरम पड़ रहा है और शायद EU और ग्रीस के बीच में करार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसी लेटर के, जो कंसिलिएटरी लेटर कहना चाहिए, उसी लेटर के 24 घंटे बाद एक टेलीवाइज इंटरव्यू करा प्रधानमंत्री साहब ने ग्रीस के, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात हाईलाइट करी कि इंटरनेशनल बेलआउट को आप सब रिजेक्ट कर दीजिए। जो संडे को रेफरेंडम होने वाला है, यानी कि जनमत संग्रह होने वाला है, उसमें ना की तरफ ही वोटिंग करी जाए। तो बड़े कंफ्यूजिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स ग्रीस से इस समय आ रहे हैं। सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है, तरह के डेवलपमेंट्स आज दोपहर में भी आपको सुनने को मिलेंगे, तो उनको कीनली मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन इस समय लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी वो डील होने वाली है। एशियन मार्केट्स इसीलिए रिएक्शन थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में नजर आएंगे। कुछ मार्केट्स हरे निशान में, कुछ मार्केट्स लाल निशान में समय कामकाज करते हुए। दिक्कत की बात की एजेक्स निफ्टी उन मार्केट्स में जो लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं, 1/4% के आसपास के दबाव के इंडिकेशन वहां से। ओके, तो यही फिलहाल संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। अनिल, लेकिन एक जो फैक्ट है, ग्रीस के पीएम ने साफ तौर से कहा है कि हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें हमारी स्थिति को देखकर। तो शायद ये रेफरेंडम आने तक जनमत संग्रह में क्या उनकी जनता कहती है, उसके पहले किसी तरह की सुलह तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो संकट इतनी जल्दी सुलझेगा ऐसी तो संभावना बहुत कम है। ग्रीस की सरकार एक पुरानी हिंदुस्तानी कहावत है, उस पर अमल करती हुई दिख रही है, उधार लेकर घी पियो। यानी कि एक तरफ तो मतलब चोरी और सीना जोरी वाला मामला है कि हमने पैसा भी लिया और हम हमारी मर्जी से आपको देंगे, वैसा हाल होता हुआ दिखा है। लेकिन अच्छी बात यह है हर्षिता कि इन सबके बीच में बाजार ये मान चुके हैं कि ग्रीस डिफॉल्ट हो चुका है, और ग्रीस डिफॉल्ट होने के बाद अब जो कुछ होना है इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। अब दिक्कत सिर्फ एक ही है, और मुझे लगता है ग्रीस के संकट की वजह से अगर बाजारों को अब कमजोर होना है तो वो कमजोरी या तो आपको शुक्रवार को सेकंड हाफ में आती हुई दिखे, या फिर आपको सोमवार को आती हुई दिखे, जब रविवार के जनमत संग्रह का मैं उम्मीद करता हूं कि शायद रविवार को पता चले, या जब भी उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद बाजारों का रिएक्शन हो सकता है। और वो रिएक्शन इस बात पर होगा, अब बड़ी इवेंट जो है ग्रीस के डिफॉल्ट की नहीं है, अब बड़ी इवेंट ये कि क्या ग्रीस यूरोजोन में बना रहता है या नहीं। तो इसका शायद संकेत आपको या तो शुक्रवार सेकंड हाफ से अंदाजा लगना शुरू होगा कि क्या हो सकता है, क्या
शायद नहीं हो सकता और उसके दम पर बाजारों का रिएक्शन क्या होना चाहिए, और चूंकि बड़ी इवेंट होगी संडे तो उससे पहले बाजार थोड़ा सा सहमने की कोशिश करे। अदरवाइज जनमत संग्रह का जब नतीजा आएगा उसके बाद बाजारों को रिएक्शन देना। लेकिन कमोबेश मुझे लगता है कि ग्रीस को लेकर जो बहुत ज्यादा चिंताएं थी, वर्स्ट केस सिनेरियो था कि बाजार बड़े टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, वो दिक्कतें थोड़ी सी दूर हो चुकी है। अब दिक्कत तभी होगी जब वो यूरोजोन से बाहर निकलता है। वो भी ग्रीस की दिक्कत नहीं है, यूरोजोन से अगर ग्रीस बाहर निकलता तो दिक्कत ये है कि क्या ग्रीस के बाद और कितने कैंडिडेट्स हैं जो और कितने ऐसे देश हैं जो इस तरह का मन बनाएंगे अगले 12 से 18 महीनों में, जिसमें स्पेन, इटली, पोर्चुगल, इन सारे देशों के नाम आते हैं कि ये भी जो भारी भरकम कर्जों में हैं वो देश अगर इसी तरह का फॉलो करते हुए दिखे तो फिर यूरोजोन के लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो दिक्कत अब ग्रीस नहीं बची है, दिक्कत अब यूरोजोन है, और यूरोजोन पर किस तरह का इंपैक्ट होता है मुझे लगता है वो ज्यादा अहम होगा। जहां तक बाजारों का रिएक्शन है एकदम जायज है, मुझे नहीं लगता कि बाजारों को किसी तरह से कोई अब ग्रीस पर बड़ा नेगेटिव रिएक्शन देने की जरूरत है। और आज फिर से मैं वही कहूंगा जो पिछले 2 दिन से कह रहा हूं हर्षदा, कि मुझे सरप्राइज हो रहा है कि एसजेएक्स निफ्टी क्यों लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो उसको नजर इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोर करना ही चाहिए। 2 दिन से हम इग्नोर कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं एक्चुअली, होपफुली आज भी वैसी ही स्थिति एब्सोल्युटली। लेकिन एफआईआई डेटा पॉइंट्स अनिल, यहाँ पर अब जो नंबर्स है, और हमने ये कल भी चर्चा की थी कि कॉन्शियसली वायदे बाजार में वो तेजी की पोजीशंस आ रही हैं और कैश में भी वो रिफ्लेक्ट होने लगा है। कैश मार्केट के आंकड़े बड़े नहीं है लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव है, क्योंकि आपने एफआईएस की बिकवाली बंद होते हुए देखा है। अब ये बात अलग है कि सिर्फ एक ही दिन खरीदारी का आंकड़ा आया है, पहले भी हमने देखा एक दिन खरीदारी के आंकड़े के बाद फिर से एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कैश मार्केट में कोई ट्रेंड बदलने के संकेत है, लेकिन ट्रेंड बदलने के संकेत साफ तौर पर वायदा कारोबार में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वायदा कारोबार में कल देखिए बेहद दमदार आंकड़े हैं एफआईएस की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर्स में 400 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 615 करोड़ की खरीदारी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एक तरह से लगभग 1100 करोड़ की खरीदारी डायरेक्शनल तौर पर एफआईएस की तरफ से होती हुई दिखी है, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और कैश मार्केट में मिला के। डोमेस्टिक फंड्स उसके सामने बिकवाली नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से फ्लोज पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। 825 करोड़ के जो ऑप्शंस खरीदे गए उन ऑप्शंस में भी अगर आप देखें तो कुछ पुट ऑप्शंस में भी खरीदारी है और कुछ कॉल ऑप्शंस में भी है। यानी कि बजाय इंडेक्स को डायरेक्टली शॉर्ट या लॉन्ग करने के, शॉर्ट करने के रादर, लॉन्ग तो हो ही रहे हैं लेकिन शॉर्ट करने के एफआईएस पुट ऑप्शन खरीदना प्रीफर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डेटा के दम पर साफ तौर पर पिछले 2 दिनों का बाजार का मूव एकदम जायज है। हो सकता है एसजेएक्स निफ्टी अगर आपको कमजोर दिखता हो तो शायद इसी उम्मीद में कि सिंगापुर में ट्रेड करने वाले एफआईएस सोचते हैं कि अगर एसजेएक्स निफ्टी के दम पर थोड़ा कमजोर बाजार खुल जाए हिंदुस्तान में तो हमें शॉर्ट कवर करने का या लोअर लेवल पर खरीदारी करने का मौका मिले। लेकिन लगता है यहाँ के ट्रेडर्स ज्यादा स्मार्ट है, समझदार हैं और वो बाजार की पल्स को अच्छे से सेंस कर रहे हैं, और यही वजह कि आप बाजारों को कमजोर खुलते नहीं देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेटा के दम पर साफ तौर पर बड़ा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। पिछले 2-3 दिनों का मिलाकर देखें तो सबसे मजबूत डेटा है एफआईएस के और डोमेस्टिक फंड्स के खरीदारी के कल ही आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये है फिलहाल डेटा पॉइंट्स जो बेहतर दिखने लगे हैं। भले ही रनवे आंकड़े ना हो, बड़े आंकड़े ना हो, लेकिन वहां पर सेंटिमेंट बेहतर है। वायदे बाजार में आने अब किन लेवल्स पर लोग अग्रेसिव तेजी करने के मूड में है? क्योंकि कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि 8500 एक टारगेट रहेगा, वही एक लेवल है जिसको लेकर लोग उत्साहित है या फिर उसके बियॉन्ड भी देखने लगे हैं? इसमें लगभग आम राय बन चुकी है हर्षदा कि 8500 को पार करना आसान नहीं होगा, और मैं भी उसी में हूं कि मुझे भी लगता है कि 8500 को पार करना फंसेगा। उसकी वजह साफ है कि आप 8500 को पिछली बार भी पार नहीं कर पाए थे और आपने एक करेक्शन 7940 तक देखा था। दूसरी बात है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर अभी भी बना हुआ है कॉल्स में, तो जाहिर सी बात है कि उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश या उसको संभालने की कोशिश मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी करेंगे कि उसके पार न निकले। तो 8500 चैलेंज है, लेकिन बाजार में कोई भी लेवल अल्टीमेट चैलेंज नहीं होता। और खासतौर से इसलिए भी मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो पुट में है वो 8000 पर है और वो 57 लाख शेयरों का है। उसके सामने कॉल्स में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8500 में है वो सिर्फ 33 लाख शेयरों का है, लगभग आधा। इसका मतलब साफ है कि इतनी बड़ी पोजीशन भी नहीं है कि आप 8500 के पार जा ना पाए, लेकिन 8500 के पार जाने के लिए मुझे ये लगता है कि एक पॉजिटिव ट्रिगर गैप अप ओपनिंग की ज्यादा जरूरत है। स्क्रीन पर उसे पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, फिर भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि होगा या नहीं होगा तो ज्यादा संभावना ये बनती है कि हो जाए, लेकिन लग रहा है गैप से ओपनिंग के बाद हो तो वो ज्यादा सही होगा और उसमें आपको शॉर्ट कवरिंग ज्यादा एग्रेसिव आती हुई दिखेगी। अदरवाइज 8500 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखेगी तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से। कुछ शॉर्ट ट्रेडर्स वहां पर और एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन भी बनाने की कोशिश करेंगे कि 25-50 पॉइंट की रिस्क है, लेकिन अगर बाजार नीचे जाता है तो फिर 150-200 पॉइंट मिल भी सकते हैं। तो 8500 अब लक्ष्मण रेखा है ऊपर की तरफ, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बाकी आंकड़े आप वायदा कारोबार के देखिए,
स्टॉक फीचर्स में जमकर लॉन्ग पोजीशंस बनी है। एफआईएस की 1.5 करोड़ शेयर नए ऐड हुए हैं। बैंक निफ्टी में 1.25 लाख शेयर ऐड हुए हैं। कल देखिए बैंक निफ्टी 1.5% मजबूत और आखिरी 1 घंटे में बैंक निफ्टी ने जिस तरह की तेजी दिखाई वो जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। निफ्टी में देखिए 7 लाख शेयर नए जुड़े हैं और यहां पर भी लॉन्ग पोजीशंस बनी, तो तेजी की पोजीशन तीनों ही जगह बनती हुई दिखी है। पुट कॉल रेशियो ये जरूर थोड़ा सा सावधान होने के संकेत दे रहा है, लेकिन अभी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर पुट में खरीदारी ज्यादा हुई है बजाय बिकवाली के, तो उस लिहाज से पुट कॉल रेशियो 1.1 पर है, थोड़ा हायर साइड पर है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ओवरबॉट हो वैसे संकेत तो नहीं है। तो पुट कॉल रेशियो अगर आपको 1.15 1.2 की तरफ जाता हुआ दिखे तो एक बार आप अपनी तेजी की पोजीशन पर प्रॉफिट बुक कर लें और इंतजार करें डिप का, लेकिन उससे आप अभी भी 5 से 10 बेसिस पॉइंट दूर है। तो इंट्राडे में देखिए पुट कॉल रेशियो क्या 1.15 पर जाता है तो फिर वहां प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। अब दूसरा एक और आंकड़ा 8,500 का है जो आपके सामने है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से। तो ज्यादातर आंकड़े वायदा कारोबार के पॉजिटिव साइड पर है। दूसरी बात जो पुट में पोजीशंस बनी है 8,400 पर 5 लाख शेयर की पोजीशन बनी है और 8,300 पर 6 लाख शेयरों की। तो अब लोअर लेवल पर सपोर्ट आज के लिए 8,400 पर आता हुआ दिख रहा है और ऊपर की तरफ 8,500 है। और एक और बात जो आपने कही कि क्या 8,500 के ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो अब इंटरेस्टिंग बात जो हो रही है, अब जो कॉल राइटिंग हो रही है, कॉल्स में जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो सीधा 8,700 पर बन रहा है। तो कहीं कल के सेशन से एक संकेत आता हुआ दिखा कि अगर 8,500 के पार निकला बाजार तो फिर अगला टारगेट 8,650 8,700 के आसपास होगा, यानी कि 150-200 पॉइंट की अपसाइड पोटेंशियल बाजार में खुलती हुई नजर आ सकती है, बशर्ते कि हम 8,500 को पार करें, ठीक है, और अगर क्लोज दे तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। तो ये है फिलहाल रुझान यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से और साथ ही साथ वायदे बाजारों की पोजीशंस। 8500 पर फंसेगा जरूर मार्केट, लेकिन धीरे धीरे करके वो तेजी की पोजीशंस आने की संभावना साफ तौर से दिख रही है। लेकिन आज क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, हर रोज की तरह दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे आप क्या करें इस मार्केट में। आज हम बात करेंगे निश्चल महेश्वरी से, एडलवाइस फाइनेंशियल के, साथ ही 9:40 पर बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। काफी बड़े ऐलान हो चुके हैं और कॉर्पोरेट इंडिया भी बड़े पैमाने पर पैसे लगाने को तैयार है। किन सेक्टर्स में पैसा आएगा, कितना फायदा मिलेगा, इस पर एक चेक लेंगे मणिपाल यूनिवर्सल के चेयरमैन टीवी मोहनदास पाई से, और साथ ही बात करेंगे डेलॉयट इंडिया के डायरेक्टर प्रकाश प्रभाकर से। और जान लेते हैं अनिल से कि आज आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होना चाहिए और कितना आप इग्नोर करें एसजीएक्स निफ्टी के साइंस को। अनिल, शुरुआती कारोबार फिर कल की तरह तेजी के साथ होपफुली थर्ड टाइम लकी कि आज भी उम्मीद करें कि एसजीएक्स निफ्टी हमारे बोलने से ट्रेड करें, नहीं कि सिंगापुर वालों के, तो पॉजिटिव ट्रेड हो। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात हर्षल जो दिख रही है कि आज की ओपनिंग अगर फर्ज करें कि हम जैसा कह रहे हैं कि मजबूत होनी चाहिए, अगर वैसी मजबूत ओपनिंग हो तो फिर 8,500 के आसपास थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के पहले, नई तेजी की पोजीशन बनाने के पहले सेकंड हाफ तक का इंतजार करें, ये एक रणनीति हो सकती है। लेकिन हाँ, 8,500 के पार निकलकर अगर आप टिक जाएं, घंटा 1.5 घंटा अगर वक्त बिताए, तो फिर ऐसे में एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिख सकती है जो बाजारों को आसानी से 50-75 पॉइंट ऊपर ले जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि आप 8,500 से इस वक्त 50 पॉइंट नीचे हैं कल की क्लोजिंग पर और एक शुरुआत कमजोरी के साथ होने के संकेत आते हुए, तो मैं ये कहूंगा कि कॉन्ट्रा कॉल लेकर ट्रेड करना फर्स्ट हाफ में ज्यादा सही रहेगा। तो अगर मजबूत खुल जाए 8,500 पहले पहुंचे, उसके आसपास पहले पहुंचे, तो फिर आप पहले प्रॉफिट बुक करें या फिर शॉर्ट करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। फर्ज करें कि एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर आप नीचे खुले 5-15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, वॉटेवर, तो ऐसे में आपके लिए अब जो बड़ा सपोर्ट रेंज बनता है वो है 8,370 8,400 का। तो अगर 20-25 पॉइंट की एक डाउन साइड मिले आपको, नीचे खुले, तो वहीं पर खरीदारी कर लें और छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो वो 8,400 का हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि डीप और सेफ स्टॉप लॉस लगाएं जो 8,370 का बनता है। तो जब तक 8,370 ना टूटे तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप अभी भी तेजी के लिहाज से इंटैक्ट रख सकते हैं अपनी पोजीशन। लेकिन हाँ, 8,370 टूटने के बाद फिर आप ये मान लें कि 8,500 बड़ी भारी भरकम रेजिस्टेंस बनती हुई दिख रही है, जिसे पार करने के लिए कुछ और बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स आपको ग्लोबल मार्केट से लगेंगे और साथ ही एफआईएस की खरीदारी के बड़े डेटा भी। तो वो नहीं है, तब तक आप 8,500 को पार नहीं कर पाएंगे। तो लेवल्स पर नजर रखें, कॉन्ट्रा ट्रेड करें। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन मुझे लगता है आज भी बरकरार रहेगा। तो फर्स्ट हाफ बहुत बड़ी बात नहीं है तेजी का अंदाजा लगाना है या मजबूती का, इंटरेस्टिंग सेकंड हाफ है और सेकंड हाफ में बाजार अपनी चाल बदल सकता है। उसके लिए सावधान रहें और क्विक फास्ट अपने ट्रेड को रिवर्स करें, ये रणनीति लेकर चले, क्योंकि अब आज
मजबूती होती है लगातार तीसरे दिन, तो फिर कमोबेश ट्रेडर्स में ये आम राय बनती हुई दिखेगी कि बाजार ने सब चिंताएं भुला दी, सब कुछ हो गया। हर आदमी अब थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होगा, तेजी के मूड में आता हुआ दिखेगा। और तेजी के मूड में आने के लिए 8,500 का लेवल सही नहीं है, वो लेवल जो सही थे वो नीचे की तरफ रह चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर थोड़ा कॉशियस रहें, बायस पॉजिटिव रखें, लेकिन कुछ भी किसी भी लेवल पर कोई भी शेयर ना खरीद लें, ये ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ओके, तो ये है फिलहाल आज के ट्रेड के लिए कॉल। लेकिन शंघाई के बाजारों में हमने देखा भारी भरकम गिरावट का असर पड़ता हुआ। करीब 3% के नुकसान के साथ शंघाई कारोबार कर रहा है। लकीली पिछले कुछ दिनों से हम शंघाई के मार्केट्स पर ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। शंघाई की इंटरनल प्रॉब्लम्स है, वहां पर मार्जिन्स को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स हुई और वो मार्केट्स टूटे हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे आज कौन से टॉप 10 स्टॉक्स होने चाहिए आपके रेडार पर। हमारी पूरी रिसर्च टीम आपको बताएगी किन स्टॉक्स पर रखें नजर ब्रेक के बाद। और अब वक्त है टॉप 10 स्टॉक्स का, वो शेयर जहां पर खबरों के दम पर आज दिखेगा एक्शन। पूरी टीम है हमारे साथ, पूजा, वरुण, नियति और सोनम। शुरुआत सोनम आप करिए। शुरुआत करते हैं ऑटो नंबर्स के साथ, जहां पे जून महीने के बिक्री के आंकड़े घोषित हुए हैं। टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प के आंकड़े उम्मीद से कमजोर है, बेहद ही फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे रूरल डिमांड में अभी भी कोई पिकअप नहीं आया है। कंपनी लगभग 5,40,000 यूनिट बेचे हैं। और वही टीवीएस मोटर्स के आंकड़े उम्मीद से बेहतर है, लेकिन अब भी सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है। जो आज परफॉर्मेंस था वो कुछ वक्त से खत्म हो गया है। मदद मिली इस बार थ्री व्हीलर स्पेस से, जिसका प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। कुल बिक्री में 8% की बढ़ोतरी हुई है, एक्सपोर्ट्स में 26% की बढ़ोतरी, थ्री व्हीलर स्पेस में 34% की बढ़ोतरी। टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो के आंकड़े अभी आने बाकी है। अब बात करते हैं फोर व्हीलर स्पेस की। यहाँ पर अशोक लेलैंड के आंकड़ों की बात करें तो काफी अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। टोटल बिक्री के आंकड़ों में करीब 40% की बढ़त और एलसीवी के बिक्री में भी करीब 26% की बढ़त देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर काफी अच्छे आंकड़े कंपनी की तरफ से। वहीं टाटा मोटर्स के नंबर्स की बात करें तो उम्मीद से थोड़े कमजोर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। बिक्री में 6% की बढ़त और एक्सपोर्ट्स में लेकिन काफी अच्छी बढ़त, यहाँ पर 32% की बढ़त देखने को मिली है। और अभी यहाँ पर JLR ने भी अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं, जिसमें कि कुल बिक्री में 11% की बढ़त कंपनी की बिक्री में देखने को मिली है। आईजीएल आपके काउंटर रडार पे होना चाहिए। कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला इनके पक्ष में सुनाया था, जहां PNGRB ने को गैस की कीमतें तय करने का अधिकार नहीं दिया गया था, कल बड़ा एक उछाल देखने को मिला था। सिटी की आज एक रिपोर्ट आई है, वो कहते हैं कि जो उछाल है ये एग्जिट की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोई मटीरियल या अर्निंग्स पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस खबर का आगे की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगी कि किस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन का एक्सपेंशन निकलते हुए नजर आते हैं। एग्जिट करके निकलिए 422 तक के लक्ष्य आपको आईजीएल यहां से दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक और क्रॉम्पटन ग्रीव्स का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर सीसीआई की तरफ से कुछ मंजूरी मिली है कंपनी को। इंडसइंड बैंक की बात करें तो आरबीएस बैंक की जेंसन ज्वेलरी कारोबार को एक्वायर करने के लिए इंडसइंड बैंक को सीसीआई से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा एडवेंट और टेंसिक और क्रॉम्पटन ग्रीव्स के भी डील को कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ यहाँ पर सीसीआई की तरफ से मंजूरी मिल गई, जिसमें कि एडवेंट और टेंसिक क्रॉम्पटन ग्रीव्स में करीब 2,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का काउंटर भी आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि तीनों ही बैंक्स ने दरअसल रिटेल बल्क डिपॉजिट पे जो ब्याज दरें हैं उसमें कटौती की है। एचडीएफसी बैंक ने ½ तक यहाँ कटौती की है, आईसीआईसीआई बैंक ने करीब 1/4% की कटौती की है और आईडीबीआई बैंक ने 25 से 55 बेसिस पॉइंट तक की बल्क डिपॉजिट के जो ब्याज दरें हैं उसमें कटौती कर दी है। रेलिगेयर एंटरप्राइजेज आपके रडार पे होना चाहिए। मलविंदर और शिवेंद्र सिंह यहाँ पर अपने फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैगशिप कंपनी से एग्जिट करने की कवायद में है और अब 2 प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के यहाँ पे नाम सामने आ रहे हैं जो रेस में सबसे आगे हैं। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और बेयरिंग एशिया यहाँ पे फ्रंट रनर्स हैं। इसकी डेडलाइन थी बिड सबमिट करने की ट्यूसडे की, जो अब बढ़ा करके मंथ एंड तक यहाँ पे कर दी गई है। अगर करंट मार्केट प्राइस पे 51% का एक स्टेक सेल होता है तो भी ये 2869 करोड़ के आसपास की यहाँ पे जुटा सकते हैं। JP मॉर्गन इसका इन्वेस्टमेंट बैंकर है यहाँ पे जो इसको एडवाइज कर रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का काउंटर भी आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि CERC ने इनको आदेश दिया है कि जल्द से जल्द ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में जो FTIL का 26% हिस्सा है उससे एग्जिट कर ले। 20 जुलाई की इन्हें डेडलाइन दी गई है कि उसके पहले दरअसल इन्हें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से एग्जिट करना होगा। और दरअसल CERC का ये जो आदेश है ये काफी कॉन्ट्रेरी है कंपनी लॉ बोर्ड के आदेश थे, क्योंकि कंपनी लॉ बोर्ड ने दरअसल FTIL को कुछ समय पहले कहा था कि सितंबर 2 के पहले ये अपने कोई भी एसेट्स नहीं बेचेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ आदेश निकल के आ रहा है CERC की तरफ से।
नेस्ले इंडिया के लिए एक पॉजिटिव खबर, यूके के जो रेगुलेटर है, ड्रग रेगुलेटर FSA ने यहां पर क्लीन चिट दे दी है ब्रिटेन में मैगी को। इनका मानना है कि जो लेड की लिमिट्स है वो परमिसिबल लेवल्स में ही है और मैगी नूडल्स में जो लेड की मात्रा है वो कोई कंसर्न नहीं है। साथ साथ में नेस्ले इंडिया एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है कि वो मैगी के नूडल्स को किस तरह से रीलॉन्च करेंगी और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले ये जो पूरा इशू है अगले 3 से 6 महीने में पूरी तरह से रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। आज फिर से काफी सारे फार्मा काउंटर्स फोकस में रहेंगे। सन फार्मा के इजराइल पे सब्सिडी, टैरो फार्मा को US FDA से मंजूरी मिल गई है एंटी एलर्जिक टैबलेट के लिए। लुपिन, एलेम्बिक फार्मा दोनों कंपनीज को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के लिए US FDA से मंजूरी मिल गई है। वही कैडिला हेल्थ केयर की आर्म को, जाइडस फार्मा को यहाँ पर कैल्शियम एसिटेट के लिए मंजूरी मिल गई है US FDA से तरफ से। ये कैल्शियम एसिटेट पेशेंट्स के हाई ब्लड फॉस्फेट लेवल्स को चेक करता है। स्ट्राइड्स एल्कोलैब यहाँ पर RBI ने कंपनी पर जो बैन लगाया था फर्दर FII फ्रेश बाइंग का, उसको अब हटा दिया है। हमें आपको बता दें कि कंपनी की 49% FII लिमिट ट्रिगर हो चुकी थी और जुलाई 1 की अगर बात करें तो कुल FII निवेश सीमा यहाँ पर 32.3% तक आ चुकी थी और इसके बाद ही इमीडिएट इफेक्ट से RBI ने कंपनी के ऊपर से ये बैन हटा दिया है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। तैयार करेंगे आपके लिए रणनीति। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेगा एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, SMC ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका, आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के देवांग मेहता और रजत के boss.com के रजत बॉस जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। धीमे धीमे रिकवरी के संकेत देता हुआ SGX निफ्टी अब 10 अंकों का नुकसान आपको नजर आएगा। 25 से 30 पॉइंट नीचे जो SGX निफ्टी दिख रहा था वहां से थोड़ी रिकवरी होने के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं जैसे जैसे हम प्री ओपनिंग सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का एक दमदार पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ, आपके लिए रणनीति बनाने में करेगा मदद। आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के देवांग मेहता फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और कोलकाता से रजत के boss.com के रजत बॉस भी है तकनीकी राय देने के लिए आज आपके लिए। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर। जेंटलमैन, शुरुआत आपके साथ की जाए नितिन, चूंकि हम बड़े अहम लेवल के करीब हैं और वो 8,500 जहां से हमने पिछली बार करेक्शन की शुरुआत होते देखी थी 7,940 के लो बनाकर फिर उसी लेवल के आसपास आ रहे हैं और वहीं पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है कॉल्स में। क्या लगता है इस बार दम ज्यादा नजर आ रहा है, पार कर पाएंगे इस लेवल को या फिर यहां पर मुश्किल होगी थोड़ी आज? देखिए जी, एक्सपायरी के बाद से जो भी डेटा पॉइंट है अभी तक सारे डेटा पॉजिटिव हैं। कोई भी आप डेटा देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि यहां से करेक्शन आ जाएगी या फिर 85 हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे। सबसे पहले जो रोल ओवर्स हुए थे इस एक्सपायरी में, वो मैक्सिमम रोल ओवर्स जो वॉल्यूम प्रोफाइल आप देखेंगे तो वो 8390 पे मैक्सिमम रोल ओवर्स हुए थे और लास्ट के 4 दिनों में FIs का जो फिगर था वो रेगुलर पॉजिटिव बना हुआ था। इसका मतलब FIs ने लॉन्ग रोल ओवर्स किया था और जो मेजर बाइंग है वो 8390 के लेवल से बाइंग और उसके ऊपर हम लोग कल निकले हैं, यानी कि जो बाइंग है उसके ऊपर निकले हैं, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। और दूसरा आप देखेंगे तो FIs की जो लास्ट 3 दिनों का फिगर है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1300 करोड़ के आसपास की निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग हुई है और करीब 18 लाख निफ्टी निकल के आती है। वहीं अगर कॉल एंड पुट लास्ट 3 दिनों का देखते हैं तो कॉल एंड पुट में करीब 17 लाख कॉल बाई की गई है और 15 लाख पुटों में बाइंग हुई है। तो यहाँ पे एक ये आ रहा है कि निफ्टी फ्यूचर्स जो बाइंग हो रही है उसके साथ साथ पुट ऑप्शंस भी बाइंग हो रही है हेजिंग के ख्याल से, बट कॉल ऑप्शंस भी हम लोग बाइंग देते हैं। तो ओवरऑल नेट आप देखेंगे तो पॉजिटिव डेटा है लास्ट 3 दिनों का। अगर आप कल का डेटा देखते हैं तो कल का डेटा थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट 3 डेज। कल के डेटा में FIs ने करीब 400 करोड़ के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स खरीदा, वो 5 लाख निफ्टी निकल के आती है। बट कॉल एंड पुट में आप देखेंगे जो 823 करोड़ की फिगर है उसमें अगर आप अलग अलग लें तो करीब 7 लाख कॉल ली गई है और 2 लाख पुट ऑप्शन ली गई है। कॉल एंड पुट दोनों में बाइंग हुई है बट 7 लाख कॉल है, 2 लाख पुट है और फ्यूचर्स 5 लाख है। तो ये ज्यादा पॉजिटिव डेटा थोड़ा निकल करके आ रहा है। तो फ्लो ऑफ फंड पॉजिटिव हो गया, रोल ओवर्स के हिसाब से हम लोग ऊपर आ गए। अब जो कल ओपन इंटरेस्ट एडिशन निफ्टी में हुआ है वो निफ्टी में कुल मिला के ओपन इंटरेस्ट एडिशन है करीब 7 लाख शेयर्स का और बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट एडिशन है 1.25 लाख शेयर का। तो ये जो 8.5 लाख शेयर का जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है इसमें से अगर आप FIs का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखेंगे तो वो करीब 6.5 लाख शेयर का है। तो 80% ओपन इंटरेस्ट कल का जो पूरे इंडेक्स में एडिशन है वो FIs की तरफ से किया गया है, वो भी एक पॉजिटिव है। और दूसरा, एक्सपायरी से अभी तक जो हम लोग रोल ओवर किए थे निफ्टी में 1 करोड़ 38 लाख शेयर का रोल ओवर हुआ था, अभी वो 1 करोड़ 70 लाख
शेयर के आसपास आ गया है। तो ये जो 32 लाख का जो एडिशन है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो एडिशन हो रहा है वो एफएस की तरफ से स्ट्रांगली एडिशन हो रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव डेटा दिखा रहा है। अब हम लोग एक बार ऑप्शंस में आते हैं, तो जो ऑप्शंस की जो फिगर है उसमें लास्ट 3 दिनों में कुल मिला के पुट्स में 1 करोड़ शेयर्स का ओपन टेस्ट ऐड हुआ है और कॉल्स में करीब 50 लाख शेयर का ऐड हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पुट राइटर्स भी राइट कर रहे हैं, बट कॉल राइटर्स दूर की कॉलों में राइट कर रहे हैं। 88, 87 में राइटिंग हो रही है और पुटों में एट द मनी पुटों में राइटिंग हो रही है। इसका मतलब ये कि इमीडिएट हम लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे और मुझे लग रहा है कि जो इमीडिएट टारगेट या रेसिस्टेंस मार्केट फेस करेगा वो 85.30, 85.50 के रेंज में होगा, यानी 85 के ऊपर निकलने के पूरे चांसेस हैं। और जो स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए वो 83.90 का होना चाहिए, क्योंकि जो रोलोवर्स मैक्सिमम हुए हैं वो 83.90 की रेट से इस एक्सपायरी में हो रखे हैं। तो वो बेस्ट स्टॉप लॉस 83.90 का बनता है और इमीडिएट टारगेट हमें 85.40, 85.50 के आसपास का बनता है। परफेक्ट। 85.40, 85.50 ऊपर का लेवल है जहां जाने की संभावना दिखती है निफ्टी के लिए आज के सेशन में या एक आध दिन में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, बताएंगे आपके लिए कौन से हैं वो बड़े सवाल बाजार पर जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए और आपके लिए वो सवाल भी लेकर आएंगे, साथ ही इस वक्त की हेडलाइंस भी इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रीस संकट सुलझने की उम्मीद में ग्लोबल बाजारों में तेजी, अमेरिकी बाजार 4% की बढ़त पर बंद, जापान के बाजार में 1.25% की तेजी, लेकिन एसजेएक्स निफ्टी पर हल्का दबाव। कच्चे तेल में जोरदार गिरावट, नाइमेक्स क्रूड 57 और ब्रेंट $63 के नीचे, मजबूत डॉलर से सोने में भी गिरावट, कॉमेक्स पर भाव $1170 के नीचे फिसला। विदेश में जमा ब्लैक मनी बताने का सरकार ने दिया आखिरी मौका, 30 सितंबर तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी काले धन की जानकारी, 31 दिसंबर तक टैक्स चुकाने की मोहलत। I dream of a digital India. The netizen is an empowered citizen. डिजिटल इंडिया से बदलेगी देश की तस्वीर, अस्पताल से लेकर गांव की पंचायत तक, दस्तावेज से लेकर लोकर, सब कुछ होगा ऑनलाइन। पीएम ने लॉन्च किया डिजिटल इंडिया मिशन। We at Reliance will invest over 250,000 crores. We plan to invest an additional $7 billion over the next 5 years. We commit to spend in excess of 100,000 crores in the next 5 years. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से इंडस्ट्री भी हुई कनेक्ट, कॉर्पोरेट इंडिया का 4.5 लाख करोड़ के निवेश का वादा, रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेले ही करेगी 2.5 लाख करोड़ का निवेश। स्नैपडील और जियोमी के बाद रतन टाटा का नया वेंचर, ओला कैब्स में किया निवेश, किसी स्टार्टअप में रतन टाटा का ये 10वां निवेश। और मेट डिपार्टमेंट मॉनसून को लेकर चिंतित, लेकिन स्काई मेट ने जताई सामान्य से बेहतर बारिश की उम्मीद, कहा जुलाई में कई हिस्सों में देश में होगी बारिश। और वो बड़े सवाल जो इस वक्त बाजार में आपकी नजर पर होने चाहिए, सारे सवाल लेकर हमारे साथ हैं हर्षदा। बताइए कहां है आज आपकी नजर? शुक्रिया अनिल। सबसे पहले तो ग्रीस संकट सुलझने की जो उम्मीद कल से बंधी हुई है उससे ग्लोबल मार्केट्स में कुछ रौनक जरूर देखने को मिली है। तो पहला सवाल यही है कि इसका भारतीय बाजारों पर कितना फायदा आता हुआ दिखाई देगा, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस समय। साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ा ट्रिगर इस समय है वो मॉनसून है भारत के लिए, उसकी चाल साफ तौर से बेहतर हो रही है। जून में पिछले 10 सालों में काफी अच्छी बारिश हुई है और जुलाई का महीना भी अच्छा रहेगा। इससे कितना सुधार आएगा सेंटिमेंट में, वो एक बड़ा सवाल है आज सभी के मन में। एफआईआईज की खरीदारी के आंकड़े अब लौटते हुए दिखाई दिए हैं। कैश में थोड़ी बहुत खरीदारी आ रही है लेकिन वायदे में वो ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं। तो क्या एफआईआईज का भारत पर अब लौट रहा है भरोसा, वो एक अहम सवाल है। और निफ्टी ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि क्या हम 8500 के ऊपर कारोबार करते दिखाई देंगे, क्या निफ्टी 8500 के पार निकलेगा। और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो बिक्री के आंकड़े मिले जुले संकेत दे रहे हैं। तो शेयरों में आज क्या रणनीति हो
कौन से शेयर खरीदे, कौन से बेचे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ट्रेड के लिए। बिल्कुल, तो ये सारे सवाल है और इन सब सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ग्रीस के संकट को लेकर ये कि अब से लेकर 5 जुलाई तक आगे किस तरह का डायरेक्शन रहेगा। इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बैंक इंटरनेशनल लग्जमबर्ग के एशिया इन्वेस्टमेंट हेड हैंस गोएटी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग हैंस एंड वेलकम ऑन द शो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, markets are not reacting on Greece default. Do you think Greece crisis is over for the near term for equity markets globally? Well, no, it's not over by any means, but it becomes more and more apparent that both sides seem to, they seem to want to keep the Eurozone together. I think both sides know what's at stake. This apparent cave-in by the Greeks yesterday was nothing more than negotiating tactics. We'll see what happens at the referendum on Sunday, but I think there is, I think the Europeans want to see the outcome there, and then there will be some new negotiations. So this saga is not over, but obviously the risk of a Greek exit is still there, but I think they're trying to keep the whole Eurozone together for political reasons. Hans, what are the chances that the markets will react further post the referendum if things don't go as planned, considering the Greek PM has consistently been requesting the public at large that they should vote for a no? You see, the thing is, the Greeks are not really voting for, whether to stay in the Eurozone or outside the Eurozone. It's a pretty technical question that they're being asked, and actually it's about a deal that is not even on the table anymore. So I think it would probably take some kind of another very surprising or negative twist, let's say a full-blown Brexit, then probably markets would react. But it seems that the expectation is that some kind of deal that will probably postpone the whole thing by a few months is probably in the cards. Hans, any specific thoughts on how global markets, especially flow to emerging markets, will be impacted if this crisis does not get solved earlier? Well, it depends what impact this will have on the Fed. I think we don't forget, the Fed is about to raise rates, and at least the markets are expecting a September rate hike possibly, although the conviction is still, not that high. So we'll have to watch for the non-farm payroll numbers and a few other economic data. We'll see what the Fed is going to do, because that will have an impact on currencies, notably the US dollar. Let's say if the US dollar became much stronger than what it is now, of course that could have an impact on flows to emerging markets. Thanks, Hans. Pleasure talking to you. तो Hans गोएटी कहते हुए कि फिलहाल देखना होगा कि रेफरेंडम में क्या निकल कर आता है, उसके बाद ही ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि ग्रीस यूरोजोन में बने रहता है या नहीं, क्योंकि अब तक तो कोशिश यही है कि उसे यूरोजोन में रखे रहने की। इम्पैक्ट, इसका असर जरूर देखा जाएगा आने वाले समय में यूरो को लेकर, करेंसी एक्शन को लेकर, और उसका क्या रिपल इफेक्ट आता है, उसका क्या असर आता है फेडरल रिजर्व के स्टांस पर, जो रेट बढ़ाने की कवायद काफी लेट होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें और वो टाइम ले रहे हैं, वो इमर्जिंग मार्केट्स के फ्लोज पर असर पड़ेगा। तो फिलहाल इस समय कॉशियसली इस चाल को पढ़ना पड़ेगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कॉर्पोरेट दिग्गजों को कितना क्लिक कर रहा है मोदी का डिजिटल मिशन, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया ड्रीम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल क्रांति का बड़ा सपना दिखाया है। ई बस्ता, डिजिटल लॉकर, ई हॉस्पिटल जैसे प्रोडक्ट्स के जरिए हमारी और आपकी जिंदगी आसान होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि डिजिटल इंडिया से 18 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सरकार और निजी क्षेत्र को मिलाकर करीब 4.5 लाख रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। रविशंकर जी हिसाब लगा रहे थे बैठे बैठे कि वो क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और करीब 18 लाख लोगों को रोजगार।
तो जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने बताया, नीचे बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हैं, उनका अभी सुनना बाकी है। डिजिटल इंडिया की क्षमता, इसका पूरा लाभ सरकारी कार्यक्रमों में हम लोग उठा सके। Our financial inclusion program has been probably the largest in the world. In a period of less than 5 months, we were able to open 160 million Janadhan accounts. The direct benefit transfer extends to almost 130 million people, achieved in a matter of few months. देश के बड़े उद्योगपतियों ने डिजिटल इंडिया को कारगर बनाने के लिए भारी निवेश का इरादा जताया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने जा रहे हैं। वेदांता ने 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का इरादा बताया। We at Reliance will invest over 250,000 crores across the digital India pillars. Firstly, in terms of infrastructure, we are rolling out an all-IP next-generation wireless broadband infrastructure across all 29 states in India, and this will be amongst the best in the world. We will make a very meaningful contribution to your initiative of Digital India. We commit to spend in excess of 100,000 crores in the next 5 years. That's $16 billion. This will be spent to build further and deeper infrastructure in both urban and rural areas. I am pleased to announce that we will achieve full deployment of our next generation content and cloud delivery network by the end of this year, with what is a first for India, 5 fully operational cloud exchange points. We have plans to invest over $2 billion in the next 5 years in projects falling within the ambit of the Digital India initiative. हमने टेक्नोलॉजी के अंदर में, डिजिटल इंडिया के अंदर में LCD पैनल फैब बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें करीब 40,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 50,000 लोग एम्प्लॉयड करेंगे और 20% इलेक्ट्रॉनिक का इंपोर्ट शायद कम हो। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ रजत बोस, देवांग मेहता और नितिन मुरारकर। अब लेते हैं राय कुछ शेयरों पर, और सबसे पहले ऑटो शेयरों पर। देवांग, आपकी राय। जो मंथली सेल्स नंबर्स आते दिख रहे हैं, टाटा मोटर्स में 6% की ग्रोथ है, टीवीएस 8% और अशोक लेलैंड में तो दमदार 41% के आसपास के लिए नहीं। हीरो मोटो एकदम फ्लैट नंबर दिखा रहा है। इन नंबर्स को कैसे पढ़ रहे हैं और क्या एक्शन आपको लगता है इन स्टॉक्स में? क्या टू व्हीलर्स पर प्रेशर रहना चाहिए फिर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि टू व्हीलर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, क्योंकि अभी तक के जो हमने आंकड़े देखे हैं वो इस लिहाज से देखे हैं कि जनरली सबने फैक्टर किया था कि मानसून खराब रहेगा तो बिक्री थोड़ी खराब होगी, और हीरो होंडा डिराइव्स अराउंड 55% ऑफ इट्स सेल्स फ्रॉम रूरल इंडिया, तो वहां पे हमको लग रहा था कि एक थोड़ा सा रुझान खराब होगा। बट गोइंग फॉरवर्ड, अगर जिस तरह के मानसून की चिंताएं दूर हुई है और कहा जा रहा है कि जुलाई में भी शायद नॉर्मल मानसून हो, तो मुझे लग रहा है कि ये आंकड़े धीरे धीरे सुधरेंगे। और हीरो होंडा इस समय पे अगेन एक वैल्यू पिक बनता जा रहा है, जो 3200-3300 रुपए पे ये ट्रेड किया है। दिस इज द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक ऑन निफ्टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट। तो यहाँ पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखता हूँ रादर देन सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लग रहा है हीरो होंडा बाय करना चाहिए। प्लस जो आंकड़े बाकी के देखे उसमें से आई थिंक मारुति अगेन बेस इफेक्ट के कारण थोड़ा कम दिखेगा, बट द नंबर वॉज वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है कि मारुति, हीरो होंडा, ये सब स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो स्टॉक्स है जहाँ पे ऑन करने का अच्छा मौका है। ओके, ये पोर्टफोलियो बनाने का अच्छा मौका एनकाउंटर्स में भले ही इस महीने के नंबर्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला हो, यानी कि जून की बिक्री थोड़ी सी नरमाई हो। टेक्निकली रजत, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। हीरो मोटोकॉर्प अगर डिप्स पर एक खरीदारी का मौका बन रहा है, किस लेवल पर खरीदेंगे शेयर, और साथ ही मारुति की क्या चाल रहेगी चार्ट के बल पर?
देखिए, जहाँ तक हीरो मोटो का सवाल है, मैं ये कहूँगा कि ये अपना 100 डे, 90 डे और 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, स्पेशली 100 डे को क्रॉस नहीं किया है। ये करेंटली जहाँ पे है उससे थोड़ी ऊपर में अब देखिए 2580 से लेके 2610, ये जो रेंज है इसके लिए काफी महत्वपूर्ण रेंज रहेगा। ये रेंज पार करने के बाद ही इसमें कुछ अच्छी मूवमेंट आने की गुंजाइश है, बट ये सिचुएशन दूसरी जो टू व्हीलर काउंटर है उसमें उतना नजर नहीं आ रहा है, वो काफी स्ट्रांग ही दिखा रहा है। और मारुति कल जो रिएक्ट किया ऊपर से, ये अपना 5 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ा नहीं है, तो खास करके इसमें कुछ वीकनेस आएगा ऐसा मुझको तो समझ में अभी तक नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो 4400 रुपया का है, तो वो अभी भी 400 रुपया तो जाना है इसको। और जब तक 3950 नहीं तोड़ देते हैं, मारुति ऑन एनी डिप शुड कंटिन्यू टू बी बॉट। इसका ओवरऑल स्टांस इज प्रीटी गुड, सो एट डिप्स यू एक्सपेक्ट मोर बाइंग टू हैपन। ओके, तो ये है फिलहाल कॉल मारुति और हीरो मोटो जैसे काउंटर्स के लिए। अगर गिरावट मिलती है तो एक अच्छा मौका देखने को मिलेगा इन स्टॉक्स में। कुछ और काउंटर्स जो रेडार पर रहेंगे, आईजीएल में हमने देवांग कल देखा था काफी ज्यादा तेजी आई जब वो ऑर्डर आया कि पीएनजीआरबी के पास कोई हक नहीं है कि किसी प्राइवेट कंपनी के, खासतौर से आईजीएल के टैरिफ तय करे। स्टॉक काफी भागा है। आज कई ब्रोकरेजेस ने इसको अपग्रेड भी किया है, तो क्या आज फिर तेजी देखने को मिलेगी? कुछ टारगेट्स आए हैं यहाँ पर काफी तेजी के संकेत वाले। आई थिंक यस, कहीं तेजी के संकेत भी, और आई थिंक एक आध नेगेटिव रिपोर्ट भी मैंने देखा था। हमारा खुद का कवरेज नहीं है तो मतलब एग्जैक्ट व्यू देना डिफिकल्ट होगा, बट आई थिंक स्टॉक ने जिस तरह का न्यूज कल दिया था उसके साथ जो रनअप हुआ है, आई थिंक कहीं ना कहीं अभी ये थोड़ा सा थमना चाहिए। तो कोई सेल या बाय का व्यू नहीं दूंगा, बट मुझे लग रहा है काउंटर कहीं ना कहीं थक जाएगा, क्योंकि ये जो न्यूज था ये भी मार्केट में पता था कि शायद पीएनजीआरबी के लिए के अगेंस्ट में रूलिंग आए। लेकिन चार्ट्स पर रजत क्या कॉल रहेगा, कंसिडरिंग देवांग इसे ट्रैक नहीं कर रहे हैं? 8 से 9% भागा कल ये। हर्षदा, ये 492 का लेवल छूने के बाद में फिर 455 में क्लोज किया है। इसमें कल जितना आपने, ये दो तरीका से आप देख सकते हैं इसको। इस तरीका से देखेंगे कि इसमें कल बहुत अच्छा बाइंग हुआ है, वॉल्यूम भी रिकॉर्ड वॉल्यूम था, दैट इज वेरी एनकरेजिंग। बट एट द सेम टाइम ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ये खबर के बाद में जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना था वो कल जम के प्रॉफिट बुक किया है, और ऊपर से ये नीचे आके बंद दिया है। ये अभी एक ब्रेकआउट दिया है, इसमें आपको थोड़ी सी नीचे, मतलब 455 से लेके 440 के बीच में मिले, और आपने 1-2 दिन के लिए नहीं, कुछ मध्यम अवधि के लिए खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो खेला होना था वो कल तक हो चुका है। तो शायद यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का प्ले अभी भी है, शॉर्ट टर्म में अब ज्यादा पैसे बनने के चांसेस कम। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और काउंटर्स पर नजरें रहेंगी, और साथ ही आपको बताएंगे आज प्री ओपन सेशन की शुरुआत कैसी रहती है। कल याद रखिए रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा सा नरम था, देखेंगे क्या शुरुआती कारोबार रहता है करेंसी ट्रेंड का भी, लेकर आएंगे पहला सौदा।